हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले पढ़ाया था मैंने आपको भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मैंने पढ़ाया था यह अधिनियम कब लाया गया था। 1909 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? अरुणडेल समिति की सिफारिश पर। जब पढ़ाया था मैंने आपको इससे पहले अधिनियम, उसमें पढ़ाया था कि परिषदों का विस्तार किया गया। पहले केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16। इस अधिनियम के द्वारा उसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 60। दूसरा क्या बताया था? जो भी परिषद हैं इनमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन किस आधार पर? जो ब्रिटिश सदस्य थे या सरकारी बहुमत स्थापित रहेगा। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में छठा सदस्य शामिल किया गया, जो कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। इस अधिनियम के द्वारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। किस अधिनियम एक्ट द्वारा दिया गया था? 1909 भारत परिषद अधिनियम। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। और अब इससे आगे थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करते हैं और चीजें आपको समझ भी आई होंगी। आप नोट्स तैयार करते चलें और साथ ही साथ उसका अच्छे से रिवीजन करते चलें। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 1918 चला। उस युद्ध के बाद यह अधिनियम लाया गया था, जो हम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को अन्य नाम से भी जानते हैं, लिखते हैं अन्य नाम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब देखो लिंक करके पढ़ेंगे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। अब इसमें मॉन्टेग्यू कौन था? भारत राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड वाइसराय था। इन कारणों से लाया गया था यह। प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सुधारों से संबंधित था। देखो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, अन्य नाम चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का वाइसराय था। किस कारण लाया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया था। कारण सुधारों से संबंधित था। इसके अनुसार क्या गया, जब हमें किन्हीं या किसी व्यक्ति के विषय
आदि के बारे में ज्ञान हो जाता है तो हम उसके सब्जेक्ट को बांट देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि हमें केंद्र के लिए इतनी शक्ति दे दी जाए, राज्य के लिए ये शक्ति दे दी जाए, या उनके विषय को विभक्त कर दिया गया, उनके विषयों को विभक्त कर दिया गया। तो इसमें अगला पॉइंट लिख देंगे, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। देखो, केंद्र के विषय, केंद्र सूची या संघ सूची, संघ सूची, राज्य के विषय या प्रांतीय विषय, राज्य सूची में रख दिए या राज्य सूची में विभक्त किए गए। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919, सबसे पहले क्या चीज थी, अगर यहां से हम याद करें भाई, विषय मान लिए 1919, याद करने के लिए विषय कितने मान लिए 1919, केंद्र में 19 दे दिए, राज्य में 19 दे दिए। तो सबसे पहले शक्तियों का विभाजन पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। इसका अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव, चेम्सफोर्ड वाइसराय था, कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति तथा विषयों का विभाजन किया गया। केंद्र के लिए विषय संघ सूची तथा प्रांतीय विषय राज्य सूची में विभक्त किए गए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे मैं बढ़ाता हूं। देखिए अब हमने पढ़ा शक्तियां विभाजित कर दी, शक्तियां दो भागों में विभाजित, केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची। इसमें विषय कौन कौन से रखे गए, जिन मामलों पर पहले गवर्नर जनरल कानून बनाता था, जैसे कि विदेश मामले, रक्षा मामले, आयात निर्यात मामले, तथा देशी रियासती मामले। केंद्र सूची के विषय कौन कौन से रखे गए थे, विदेश, देखो रक्षा किससे करते हैं, विदेशियों से, किस मामले में, आयात निर्यात के मामलों में। और याद कैसे करेंगे, रक्षा किसकी करते हैं, विदेशियों से, आयात निर्यात के मामले, ठीक, देशी रियासत से।
रक्षा देश की विदेशियों से आयात निर्यात के मामले में। रक्षा देश की विदेशियों से आयात निर्यात के मामले में। अब देखो राज्य सूची के विषयों को इसने दो भागों में विभक्त कर दिया था। राज्य सूची के विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहले आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? प्रशासन से संबंधित, जैसे राजस्व, राजस्व, दूसरा न्याय, तीसरा पुलिस। अब इन विषयों पर कानून कौन बनाता? आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को था। लिख देंगे इसमें। राज्य सूची के विषय दो भागों में विभक्त करें, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय राजस्व, न्याय और पुलिस से संबंधित थे। राजस्व, न्याय और पुलिस से संबंधित थे। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वाइसराय और उसकी परिषद को था। इसके मामले कौन कौन से थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र। इसके लिए लिखेंगे हम आरक्षित विषय, स्थानीय स्वशासन, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र। आरक्षित विषय ये विषय थे, हस्तांतरित विषय ये विषय थे। इन पर कानून बनाने का अधिकार सीधा सीधा ध्यान रखेंगे वाइसराय और उसकी परिषद, वाइसराय और परिषद। यहां ध्यान रखना लैंग्वेज अपने आप लिख लेना, ठीक। इतना कानून बनाने का अधिकार किसको था? वाइसराय और, या इनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वाइसराय और उसकी परिषद। यहाँ क्या था? वाइसराय तो रहेगा ही, प्लस प्रांतीय मंत्री। अब देखो यहां से राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, यहां से राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, यहां से राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। जब भी राज्य सूची के विषय को दो भाग में व्यक्त कर देंगे तो यहां से द्वैध शासन की शुरुआत हो जाएगी। कहां? प्रांतों में। एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919
भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई। जब भी विषय विभक्त कर दे तो अपने अपने अधिकार या अपने अपने कार्य क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होंगे। जब हम किसी चीज के विषयों को विभक्त कर देंगे तो वहाँ इंडिविजुअल कोई भी एक होगा, वो है अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ से लिख देंगे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ, या इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा रहा हूँ। ये याद रखना आपको, इसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी, तथा 1935 में जाकर यह प्रांतों में खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को भी आगे लिख लीजिए। 1935 में इसे राज्यों में समाप्त करने के बाद समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन अंत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? या सबसे पहले पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा? इस अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1935 भारत शासन अधिनियम। तथा केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम। इससे आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई, लिख देंगे पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई, इसे ध्यान रखना पॉइंट को, ठीक है। अगला देखो, केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई या गठन किया गया। द्विसदन पहले भी थे, लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद था उसे विधानसभा की संज्ञा दी गई, यानी निम्न सदन, जबकि राज्य परिषद ही रहा। देखो, इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा
द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। देखो, केंद्रीय विधान परिषद थी, इसे निम्न सदन करके इसे विधानसभा कहा जाने लगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 145। पहले कितनी थी केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या? 16 से 60 करी गई थी। अब कितने थे? 145, जिसमें कि 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत, कार्यकाल 3 वर्ष। केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन विधानसभा की संख्या देगी 145, इसमें सदस्य थे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष था, 104 निर्वाचित किए गए तथा 41 मनोनीत किए गए। दूसरा क्या था? राज्य परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? भिन्न भिन्न थी। ठीक, अब कितनी थी इसमें? 60, जिसमें कि इसे भी विभाजित कर दिया गया 34 और 26 में। 34 निर्वाचित, यह मनोनीत, कार्यकाल 5 वर्ष। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन विधानसभा की संख्या दी गई 145 सदस्य थे, इसमें कार्यकाल 3 वर्ष, 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। चीजों को लिंक करके पढ़ो। उत्तरदायी सरकार हो गई यहाँ। अब देखो, सरकार भी व्यक्त कर दी, द्विसदनात्मक विधायिका, विधायिका बना दी। विधायिका जो कानून बनाए, ठीक। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अंतर होता है। विधायिका क्या होती है? जैसे संसद कानून बनाएगी, 2 सदन इसके, राज्यसभा लोकसभा। विधायिका मतलब कानून बनाए, कार्यपालिका उस कानून को लागू कराए। ठीक, जो विधायिका कानून बनाती है उसको कार्यपालिका लागू कराती है। और न्यायपालिका क्या होती है इसका? मतलब उसमें कोई कमी नहीं है या कुछ है, उसका सर्वेक्षण करती है, जो भी समीक्षा करती है, हाँ इसमें कमी है नहीं है या उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, तो न्यायपालिका वह चीज देखती है। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। इसके द्वारा लिख देंगे जो बजट था। पहले दोनों बजट एक साथ, केंद्र और राज्य दोनों एक साथ पेश करती थी। इस अधिनियम के द्वारा राज्य बजट को, इस अधिनियम के द्वारा जब देखो अलग अलग हो गए तो अलग अलग बजट बनेगा। इस अधिनियम के द्वारा राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। तथा राज्य अपना बजट या प्रांत अपना बजट स्वयं तैयार कर सकते थे, तथा राज्य अपना बजट स्वयं बनाएंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। यह राज्य अपना बजट स्वयं बनाएंगे। एक उससे पहले जो हमने पढ़ दी थी हस्तांतरित विषय,
उसमें कौन कौन से विषय थे? सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, दूसरा शिक्षा पढ़ा था हमने, ठीक, तीसरा कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र पढ़ा था। तो उसमें एक पॉइंट लिख देना, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना। बजट, संविधान में बजट का कोई बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब बजट नहीं है, बजट शब्द नहीं है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। यह अनुच्छेद 112 में है। यह अनुच्छेद 112 में दिया गया, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण, केवल बजट। आगे इसमें पढ़ते हैं, देखो एक दो पॉइंट और रह रहे हैं, वो बता रहा हूं मैं। इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे आयोग का गठन किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो आने वाले अधिनियमों की जांच करेगा, या कोई भी अधिनियम इस अधिनियम के बाद जो बनेगा या इस अधिनियम को भी सम्मिलित कर दें, उसकी 10 वर्ष तक की समीक्षा करेगा कि क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया। उसके लिए एक वैधानिक आयोग बनाया गया। इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? साइमन कमीशन। इस आयोग की जांच के लिए, वह एक वैधानिक आयोग था। तो इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियम की जांच करेगा तथा रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को प्रेषित करेगा। इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन करेंगे, या एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियमों की जांच कर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को प्रेषित करेगा। देखिए आगे और बढ़ते हैं इसमें। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियम की जांच कर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देगा। इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियमों की जांच कर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देगा। अगला पॉइंट क्या था? इससे पहले अधिनियम में 1909 में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, तबकि उसके लिए एक सीमित क्षेत्र था, मुस्लिम। सीधा सीधा पूछ लेगा, मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किस अधिनियम द्वारा की गई थी? वह थी 1909। इसमें क्या गया? सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा
के द्वारा सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। अब इसमें कौन कौन शामिल कर दिए गए? सिख, भारतीय ईसाई, और भारतीय यूरोपियन। आदि। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। सिख, ईसाई, जो कि भारतीय, जो भी भारतीय ईसाई बने हो, और भारतीय यूरोपीय। ठीक, इस सांप्रदायिकता के विस्तार के द्वारा यह उसमें ऐड किए गए। जैसे अब उसमें मुस्लिम समुदाय था, इसमें यह समुदाय ऐड किए गए। इसकी अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में। लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लिख देंगे 1926 में। 1926 में इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक बार रिवीजन करते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं मैं और थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कराता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए, सबसे पहले का काम हम क्या हुआ, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वाइसराय था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची। संघ सूची के विषय देश की रक्षा विदेशियों से, मतलब देशी रियासतें, विदेशी मामले, रक्षा मामले और आयात निर्यात मामले। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची के विषय को दो भागों में व्यक्त किया गया। नंबर 1 आरक्षित विषय, नंबर 2 हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो केंद्र, मान लो केंद्र के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, जैसे प्रशासन, न्याय, पुलिस। उसके बाद हस्तांतरित विषय, या पहले हम आरक्षित विषय, उन पर कानून कौन कौन बनाएगा?
गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद। और उसके बाद पढ़े थे हमने हस्तांतरित विषय, उन पर कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल और प्रांतीय मंत्री। उसके बाद जब राज्य की सूची को दो भागों में व्यक्त कर दिया, राज्य विषय को दो भागों में व्यक्त कर दिया हमने, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। उसके अनुसार राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और सबके विषय अलग अलग बांट दिए, तो उसके द्वारा हमारे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। ठीक। केंद्रीय विधान परिषद, निम्न सदन या विधानसभा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 145। 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। कार्यकाल कितना बताया था? 3। दूसरी चीज क्या थी? राज्य परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60। 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। कार्यकाल 5 वर्ष पड़ा था। उसके बाद जब हमारे हस्तांतरित विषय, उसमें एक स्थानीय स्वशासन शब्द था, दूसरा शिक्षा था, तीसरा कृषि स्वास्थ्य क्षेत्र थे। जो भी था स्थानीय स्वशासन, उसका जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद हाँ, एक पॉइंट लिखा था हमने, राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 से हुई, जबकि इसका अंत 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ। जब इसका अंत किया गया तब यह केंद्र में लागू कर दी गई उसी टाइम। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935। ठीक। और इस अधिनियम के द्वारा सन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के द्वारा एक वैधानिक आयोग बनाया गया था जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद अधिनियम की जांच कर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देगा। आज के लिए इतना ही काफी। कल कराएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। थैंक यू।